तभी आर्थर कुछ सोचने लगता है। सीन चेंज होकर फेटियस पर आता है, जिस दिन आर्थर के ट्रेनिंग का लास्ट दिन था। लॉर्ड इंद्रात ने आर्थर को अपने कासल के अंदर इनवाइट किया था। आर्थर बोलता है कि मुझे लगा था कि अब उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो मुझे सरप्राइज कर पाए, लेकिन तभी आर्थर की नजर अपने सामने पड़ती है। वहाँ पर राउंड के ऊपर दो पर्सन बैठे हुए होते हैं। एक पर्सन तो लॉर्ड इंद्रात थे, लेकिन दूसरे पर्सन को देखकर आर्थर शॉक हो गया था। तभी लॉर्ड इंद्रात बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम मेरी वाइफ मेरे को तो जानते ही होगे। अरे वहाँ पर आर्थर को ग्रेट करती है। लॉर्ड इंद्रात बोलते हैं कि अगर जो मेरे ने तुम्हारी मदद ना की होती तो अब तक तुम खो चुके होते और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते। मन के अंदर मेरे को लेकर कुछ सोच नहीं लगता है, लेकिन तभी इंद्रात अपनी चुटकी बजाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर बहुत से माना एलिमेंट्स के एथर पार्टिकल्स आ जाते हैं। पर लॉर्ड इंद्रात ने उन्हीं एथर पार्टिकल्स को यूज करते हुए आर्थर को कुछ मैसेज दिया होता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। हालांकि उस चीज को सुनकर आर्थर शॉक हो गया था। लॉर्ड इंद्रात बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे एडवाइस को हल्के में नहीं लोगे। साथ ही हम लोग करंट टाइम पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा वेरेन आर्थर से बोलते हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए सतर्क रहना। तो अभी भी इस चीज को सही नहीं समझ रहा कि हम लोग बिना किसी बैकअप के उनसे मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तभी लॉर्ड एल्डर बोलते हैं जो उन मैसेंजर्स ने वहाँ पर कुछ गलत करने की कोशिश की, तब मेरे पास राइट्स है कि मैं बीच में आ सकता हूँ। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि फिर भी इस चीज को याद रखते हुए कि आखिरकार वाइत्रास ने क्या क्या किया है। उन्होंने हाफ ब्लड असुरास को ब्रीड करने के साथ ही साथ म्यूटेंट्स को भी क्रिएट किया है। यही नहीं, उन्होंने अपनी शिप्स को भी बिल्ड कर लिया है। इसकी टेक्नोलॉजी हमसे लोगों से चुराई गई हुई है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिरकार वो लोग कब से इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए ये वॉर एक छोटे से गेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी लॉर्ड एल्डर बोलते हैं कि सिंस एग्रोना इस वॉर के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो पीछे से अपने प्यादों को जरूर आगे बढ़ाएगा। जो सुनकर ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं लेकिन हमारी तरफ से प्यादों को कौन बढ़ाएगा। सुनकर लॉर्ड एल्डर बोलते हैं मेरे हिसाब से तुम ही हो ना जो इस वॉर के अंदर डायसतन को लीड करेगा। जो सुनकर ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं हाँ, मैंने भी लास्ट नाइट अपने आप को यही चीज कहा था। तभी लॉर्ड एल्डर आर्थर से बोलते हैं कि आर्थर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर आ जाओ। सुनकर सिल्विया बोलती है कि मैं अभी के लिए पीछे हट रहे हूँ, लेकिन वॉर के वक्त मैं छुपी नहीं रहने वाली। अगर जो वॉर के अंदर तुम्हारी जान पर बनाएगी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। ये बोलते हुए सिल्विया वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हुए वापस से अपने वुल्फ वाले फॉर्म में आने लगती है। इसके साथ ही आर्थर और सिल्विया नीचे गिरते हुए और एल्डर के शील्ड से बने हुए ऑर्ब के अंदर आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स थी। वहीं पर नीचे समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, जहाँ पर ये लोग अपनी मीटिंग करने वाले होते हैं। आर्थर उन्हें देखते हुए बोलता है कि मैं इन्हें किसी भी तरीके से देखूं, ये मुझे किसी भी तरीके के ऑर्डिनरी मैसेंजर्स नहीं लग रहे हैं, मतलब कि कोई आम से मैसेंजर्स नहीं लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ लॉर्ड एल्डर वहीं पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करते हैं, पर उनके सामने दो लोग खड़े हुए होते हैं जो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं पर हमें उन दोनों के चेहरों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक ह्यूमंस के जैसे ही था, बस उसके केवल हॉर्न्स थे, लेकिन दूसरा कोई मॉन्स्टर के जैसे लग रहा होता है। वहीं पर लॉर्ड एल्डर उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर किसी आम से मैसेंजर से मिलने वाले हैं, हम दोनों के लिए एक मैसेंजर का रोल ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हुआ। जो सुनकर वो मॉन्स्टर वाला बंदा बोलता है कि मैं इसे अपनी तारीफ के जैसे लूंगा, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर मैसेंजर ही बन के आए हैं। तभी पीछे से इंसानों जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है हेलो एल्डर, मेरा नाम सिल्ड्रेट है और इसका नाम यूटो, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। टाइनर्स ने इफिटियस के असुरास के बारे में बहुत सी रूमर्स सुनी है। टाइनर्स का नाम सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है। तभी सिल्ड्रेट बोलता है मैं इस चीज पर भरोसा करता हूँ कि आप अपने पैक्ट के ऊपर बरकरार रहेंगे, जिसके अंदर आप इस वॉर के बीच में नहीं आ सकते। जो सुनकर एल्डर बोलता है कि अगर जो तुम लोगों को इसके बारे में याद है तो मुझे भी इसके बारे में याद है। अभी वहाँ पर हमें ऊटो को दिखाया जाता है जो आर्थर के पास आ जाता है। ऊटो बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि ये 3 आई मिस्टर और ये एल्फ ग्रैंडपा यहाँ पर है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर होगे। आर्थर लिवाइन सुनकर आर्थर बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारे बारे में ये बोल पाता, कि मुझे भी तुम रिटायनर्स का चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। सुनकर ऊटो बोलता है जैसा कि सिल्ड्रेट ने कहा हम यहाँ पर मैसेंजर बन के रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी तरीके का मौका मिले जिसके अंदर किसी इनोसेंट पर्सन को पकड़कर उसे टॉर्चर करो इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर ऊटो डायरेक्टर सिंथिया की बात कर रहा है। ऊटो इविल सी स्माइल करते हुए बोलता है कि हम नहीं चाहते कि तुम ये करो, क्योंकि ये मैं करने वाला हूँ। तभी पीछे से सिल्ड्रेट ऊटो को रोकते हुए बोलता है ऊटो बहुत हो गया। जो सुनकर यूटो बोलता है क्या तुम इस 3 आंखों वाले पर्सन से डर रहे हो, ये हमें नहीं छूने वाला। जो सुनकर एल्डर बोलता है कि मैं ये चाहता भी नहीं हूँ। एल्डर बोलता है कि हम यहाँ पर फालतू की बातें करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर अपने मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए आए हैं, तो वही करो। जो सुनकर सिल्ड्रेट बोलता है कि जैसा कि तुम्हारी इच्छा। हमारे सोवरिंग ने डायसतन के लीडर्स को ये मैसेज देने के लिए बोला है, डायसतन की रूलिंग फैमिली सरेंडर कर दे, जिसके बदले में उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो लोग मर्सी डिजर्व करते हैं। किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस देखने पर हमारी ये आर्मी पूरी तरीके से इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर देगी। जो सुनकर ग्रैंडपा वेरेन गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि तुम इन्हें टर्म्स कहते हो, ये सरासर धमकी है। जो सुनकर यूटो बोलता है शुक्र मनाओ कि तुम्हें चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो तुम इसे जल्दी से डिसाइड कर लेते हो, मैं तुम्हारे सर को बहुत ही ज्यादा आहिस्ता से तुम्हारे धड़ से उतार दूंगा, यहाँ पर तुम्हें दर्द का भी एहसास नहीं होगा। तभी पीछे से सिल्ड्रेट बोलता है कि यूटो हम यहाँ पर लड़ाई को चालू करने के लिए नहीं आए। सुनकर यूटो बोलता है कि हाँ मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इन्हें केवल आने वाले बैटल के लिए एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा था। तभी फिर से यूटो घूमते हुए एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए ग्रैंडपा वेरेन से बोलता है रही बात तुम्हारी पोती की, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जब मैं उसके साथ हार्डली मजे कर रहा हूँ तो तुम जिंदा अपनी आंखों से उसे देख रहे हो। बोलकर यूटो जोरों से हंसना चालू कर देता है। यूटो की ये बात सुनकर आर्थर और सिल्विया बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं। आर्थर तो अपनी स्वॉर्ड्स को भी समन कर लेता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा वेरेन बड़ी तेजी से यूटो के सामने आकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच देते हैं। इस वजह से यूटो थोड़ी दूर हट जाता है। तभी हमें यूटो को दिखा जाता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। मुझे इस पंच से गुदगुदी के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर आर्थर यूटो का कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देखता है तो वो पाता है कि यूटो का एक हॉर्न टूटा हुआ है। इसके साथ ही
आर्थर के ब्रेन के अंदर कुछ मेमोरीज आने लगती हैं, जिसके अंदर हमें आलिया को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ और दोनों पैर काट दिए गए थे। इसके साथ ही साथ उसके जिंदा होने के बाद भी उसकी आंखों को बाहर निकाल लिया गया था। उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एक टूटा हुआ हॉर्न था। ये सारी मेमोरीज को याद करने के बाद आर्थर का दिमाग पूरा सनक जाता है, मानो आर्थर किसी ट्रॉमा में चला गया हो। तभी आर्थर यूटो से बोलता है, क्या वो तुम थे? यूटो बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो सुनकर आर्थर बोलता है, क्या वो तुम थे जिसने आलिया को मारा था? वो लेंस जिसे डंजन के अंदर उसे मारने से पहले उसके हाथ पैर काट दिए गए थे, क्या वो तुम थे? ये बोलकर आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्से में यूटो को घूरने लगता है। आर्थर की बात सुनकर यूटो थोड़ा सोचने का नाटक करने लगता है। यूटो बोलता है कि तुम किस लेंस की बात कर रहे हो? ओह अच्छा, तो तुम उस खूबसूरत सी एल्फ की बात कर रहे हो। हाँ, मैं ही वही था जिसने उसे मारा था। तो बताओ अब तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? बोलकर यूटो और भी ज्यादा जोरों से ठट्ठे लगाकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इससे पहले कि आर्थर अपना आपा खोकर यूटो के मुंह के ऊपर एक रख कर देता, उससे पहले ही पीछे से कोई आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। हमें दिखाया जाता है वो ग्रैंडपा वेरन होते हैं जो अभी के लिए आर्थर को कुछ भी ना करने के लिए बोल रहे होते हैं। नीचे से सिल्विया भी आर्थर को रोक रही होती है। उन दोनों को देखकर आर्थर अपने आप को थोड़ा शांत करता है। आर्थर यूटो से बोलता है, क्या तुम्हारी बातें हो गई? यहाँ पर तुम्हें इतना ही डिस्कस करना था? तुम यहाँ पर केवल ये अपनी धमकी देने के लिए आए थे? आर्थर की ये बात सुनकर यूटो भी गुस्से में आ जाता है। तभी पीछे से सिलिट बोलता है कि तुम लोगों के पास केवल 2 दिन है डिसीजन करने के लिए। तब तक अगर जो रॉयल फैमिली ने सरेंडर नहीं किया तो हम अपने आंसर को समझ जाएंगे और हम लोग बैटल फील्ड पर मिलेंगे। ये बोलते साथ ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आर्थर भी एल्डर और ग्रैंडपा वेरन के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से फिर से यूटो आर्थर को प्रोवोक करते हुए बोलता है कि तुम्हें उसकी चीखों को सुनना चाहिए था। यूटो की ये बात सुनकर आर्थर भी शॉक होकर वहीं पर रुक जाता है। यूटो बोलता है कि उसकी चीखों को सुनकर एक समय के लिए तो मुझे भी लगा कि मैं उसे ना मारूं और उसे जिंदा छोड़ दूं, जिससे मैं उसकी दर्द भरी चीखों को और भी ज्यादा सुन पाऊं। यूटो की ये बात सुनकर आर्थर का माथा ठनक जाता है। वो अपनी पावर्स को अपने हाथ के अंदर एक्टिवेट करता है और घूमकर अपनी पावर से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो दोनों आर्थर के उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। यूटो आर्थर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, लेकिन ये छोटी मोटी ट्रिक्स हमारे ऊपर। यूटो ये बोलता ही अभी यूटो के पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को वापस से डीएक्टिवेट कर देता है। आर्थर एल्डर और वन के साथ वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है, मैं तुम्हें बैटल फील्ड पर मिलूंगा, तब तक के लिए मरना मत। यही से सीन चेंजर कुर्सी डंजन पर आता है जहाँ पर आर्थर टेलीपोर्ट हुआ था। वहीं पर हमें उस एस रैंक म्यूटेंट्स के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर बहुत से म्यूटेटेड बीस्ट को मार दिया था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि टेसिया की टीम के साथ साथ वहाँ पर सभी के सभी लोग माना बीस्ट की बॉडीज को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो लोग इन बॉडीज को कलेक्ट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के पार्ट से बहुत से वेपन्स बनाए जा सकते हैं जो कि आगे चलकर इसी वॉर के अंदर काम आएंगे। पर हमें डार्वस को दिखाया जाता है जो कि ये सब करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आर्थर के बॉन्ड सिल्विया ने सारे के सारे म्यूटेटेड बीस्ट को मारकर उनके कोर्स को खा लिया होता है। केवल उसने उन बॉडीज को बचा दिया होता है। डार्वस गुस्से में उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को लात मारते हुए बोलता है, आखिरकार हम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो तुम केवल एस रैंक के माना बीस्ट की बॉडी पार्ट्स को छोड़ दो तो फिर तो ये छोटे मोटे माना बीस्ट की बॉडी एक माना कोर के बराबर नहीं है। जो सुनकर उसके पीछे खड़ा स्टैंडर्ड पहली बार उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम्हारी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। अगर जो यहाँ पर माना कोर ही नहीं बचेगा तो मेरे पास कोई भी मेमो नहीं होंगी। स्टैंडर्ड अपने माना कोर ही को गन से ब्लास्ट करता है। डार्वस मुंह बनाते हुए बोलता है, आखिरकार उस छोटे से बॉन्ड ने अपने पेट के अंदर इतने सारे माना कोर को रखा कैसे? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो अपने साथ में कुछ माना कोर्स को लेकर गया है। पीछे खड़ा स्टैंडर्ड डार्वस की ये बात सुनकर बोलता है कि मैं ये नहीं मानता। डार्वस उस मॉन्स्टर्स की बॉडी से बने हुए बड़े से ढेर को देखते हुए बोलता है, आखिरकार ये माना बीस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाकर कैसे मरे? क्या उस आर्थर नाम के बंदे ने ये सब कूल दिखने के लिए किया है? सुनकर पीछे खड़ा स्टैंडर्ड बोलता है, अगर जो देखा जाए तो जो ये करप्ट माना बीस्ट होते हैं वो एक नॉर्मल माना बीस्ट के जैसे नहीं होते हैं। ये करप्ट माना बीस्ट एकदम पागल होते हैं। ऐसा हुआ होगा कि वो सभी के सभी उसको खाने के लिए उससे लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मर गए होंगे। इसके वजह से ये बॉडी का टीला बना हुआ होगा। स्टैंडर्ड की ये बात सुनकर डार्वस बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जितना तुम मुझे समझते हो। कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारे ये फैक्ट्स जरूर खत्म होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर स्टैंडर्ड को कुछ महसूस होता है, इसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। स्टैंडर्ड पीछे खड़े डार्वस से बोलता है कि डार्वस तुमने ये महसूस किया? किसी तरीके से छोटे से कंपन के जैसे था। लेकिन डार्वस स्टैंडर्ड की बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है, ये कंपन जरूर माना बीस के ढेर में से किसी बॉडी के नीचे गिरने की वजह से हुआ होगा। तुम ज्यादा इसे अपने सर पे ना लो, मतलब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। यहीं से सीन चेंज होकर हेलन पर आता है। वहीं पर हेलन के पास टेसिया आ जाती है। टेसिया हेलन से पूछती है, सारी म्यूटेटेड बीस्ट की बॉडीज क्लियर हो गई? जो सुनकर हेलन बोलती है कि मुझे भी यही लगता है। हालांकि लोग उतनी जल्दी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर माना कोर है नहीं जो ये लोग अपनी लूट्स को डिवाइड करें। वहीं पर एडम आता है। एडम बोलता है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि अब हमें अपने हाथों को और भी ज्यादा गंदा नहीं करना होगा। सुनकर हेलन बोलती है या बोलता है, क्योंकि कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी के लिए फीमेल ही सही है। हेलन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। वहीं पर खड़ी टेसिया बोलती है कि ये सब कंप्लीट होने के बाद आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले हो? मतलब कि ये डंजन रेड कंप्लीट होने के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो? जो सुनकर हेलन बोलती है, मैं तो वापस से जीरो सिटी चली जाऊंगी। अगली डंजन रेड के लिए अपनी सप्लाईज को वापस से रिफिल करूंगी, फिर से डंजन के अंदर रेड करने के लिए जाऊंगी। जो सुनकर टेसिया बोलती है कि ये रेड कंप्लीट होने के बाद मैं और मेरी टीम वापस से फ्लाइंग कासल में चली जाएगी और अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए वेट करेगी। हम लोग यहाँ पर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा दिनों से हैं। ये सब चीजें टेसिया मुंह बनाते हुए बोल रही होती है, जो देखकर एडम बोलता है कि प्रिंसेस
प्रिंसेस, तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम रेस्ट करने के लिए ही तो जा रही हो। काश हमें भी रिलैक्स करने का मौका मिलता, भले ये थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। वहीं पर उनसे थोड़ी दूर खड़े कैरिया और जैस्मीन को हमें दिखाया जाता है, जो कि अल्फा के पास खड़े होते हैं और अल्फा के सामने एक बड़ी सी वॉल होती है जिसके ऊपर क्रैक पड़े होते हैं और वो क्रैक चमक रहे होते हैं। पीछे खड़ी जैस्मिन अल्फा से बोलती है कि अल्फा, क्या तुम्हें कुछ मिला? सुनकर अल्फा बोलता है कि जिस तरीके से ये वॉल बनी हुई है ये मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। तभी वो अचानक से क्रैक्स चमकते हुए बड़े होने लगते हैं और वो वॉल धीमे धीमे कर टूटना चालू हो जाती है। इससे पहले वो वॉल टूटती वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सॉरी गाली देने की जरूरत नहीं है, अगला एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।